बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है लेक्चर्स की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ है स्टिकियोमेट्री। अब स्टिकियोमेट्री का आज लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग मैंने आपको बताई कि हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन और इसके अंदर मैंने मज़ीद कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने परसेंट में पाए जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन हमारे पास द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा यहाँ पे ईच एलिमेंट है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट की परसेंटेज वो कितने परसेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें इस किसी भी एलिमेंट की अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए फार्मूला है वो आना चाहिए। जब हमें उसका फार्मूला क्लियर हो जाएगा तो उसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके जो एलिमेंट्स होंगी उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, हम उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा, हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कोई भी वो एलिमेंट है उसकी परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू mass of element in 1 mole of a substance divided by molar mass of compound multiply by 100। ये स्टूडेंट्स आपको अगर फार्मूला क्लियर होगा तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैस ऑफ एलिमेंट, यानी उस कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उसका कितना मैस है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस या उसका मोलर मैस इनटू 100। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक में हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है। सपोज कर लेते हैं वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं जी। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसके लिए हमारे पास दो आइटम्स हैं, एक मैग्नीशियम है दूसरा ऑक्सीजन है। हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इस कंपाउंड का जो मोलर मैस होगा वो हमने फाइंड करना है। अगर हमें उसका मोलर मैस पता होगा तो फिर हम उस मोलर मैस को डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के मैस के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। हमारे पास उस कंपाउंड की अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास मैस होता है दैट इज़ 24 और हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 16। टोटल अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। हमारे पास इसका मोलर मैस 40 ग्राम आ जाएगा। अब हमारे पास मोलर मैस तो आ गया, हमने क्या करना है, मैस ऑफ एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम का फाइंड करना है तो उसके मैस को डिवाइड कर देंगे टोटल मोलर मैस से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम तो हमारे पास मैग्नीशियम के कितने परसेंटेज होगी, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ एलिमेंट यानी मैस ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है हमारे पास 24 को डिवाइड करेंगे मोलर मैस कितना है 40 ग्राम। जब 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इस 0 से क्रॉस हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 एंड 4 6 ज़र 24। इस 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 60%।
इट्स मीन इस कंपाउंड के अंदर जो मैग्नीशियम की परसेंटेज है वो कितनी है, 60% है। सिमिलरली अगर हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, अब ऑक्सीजन का मैस ऑफ एलिमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मैस कितना होगा हमारे पास 16, हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है हमारे पास 40 ग्राम, तो हम लिख देंगे 40 इंटू 100 से हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40%। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी परसेंटेज आ गई ऑक्सीजन की, 40% आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपने सिर्फ स्टेप्स याद रखने बेटा, पहला तो आपको ये कि आपको इस परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला आना चाहिए, मैस ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 100। और फिर आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसका मोलर मैस कितना है। You have to find the molar mass of that compound. Then you have to put the values in the particular formula. मैस ऑफ एलिमेंट, जो भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने मैग्नीशियम की बात की, उस एलिमेंट के मैस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉपिक के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको ये समझ आ गई तो प्रैक्टिस के लिए एक MCQ के तौर पर आ सकता है। KPK में ये बोर्ड में एक MCQs आया था। MCQs था हमारे पास, MCQs था कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ MgSO4, ये पहले एलिमेंट का था। दूसरा था हमारे पास KMnO4, ये आई थिंक सो 2019 KPK बोर्ड में MCQs आया हुआ था। क्या आपके इसमें बता दें कि इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कैसी होगी। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस कंपाउंड का मोलर मैस फाइंड करेंगे। देन आपने क्या करना है, जितने एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम की आपने अलग से परसेंटेज फाइंड करनी है, सल्फर की अलग से फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की अलग से फाइंड करनी है। जिस एलिमेंट की आपसे पूछेगा, आपने क्या किया, सपोज करते हैं हमने सल्फर की फाइंड करनी है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर इसका जो मैस होगा वो तो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली इस कंपाउंड में सबसे पहला स्टेप आपने इसका मोलर मैस फाइंड करना है। देन जो भी आपके पास एलिमेंट होगा उसके मैस को डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसके परसेंटेज कंपोजिशन होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक होप्स हो कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमारे साथ दूसरा टॉपिक है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, उसकी बात करते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, तो लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले मैंने बात करनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। वो वाला रिएक्टेंट जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बने उसके मोल्स कम हों एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, उस रिएक्टेंट को आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। या वो वाला आपके पास रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन के अंदर जल्दी कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो उसके बाद बच जाएगा, जो एक्सेस में होगा, उसको बोलते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन द एक्सेस अमाउंट। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया, द रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास की वर्ड है बेटा, दैट इज़ कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। या हम इसको कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। किस चीज़ के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के। क्यों लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा, क्योंकि ये जल्दी और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग
रिएक्टेंट। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम क्या कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि वो वाला रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, वो वाला रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हो, वो वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास कम तादाद में कम यूटिलाइज हो, जो हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड को प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद जो बाकी रिएक्टेंट आपके पास बच जाते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट इन द एक्सेस अमाउंट। द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड आर अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट इन एक्सेस। उसको क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट इन एक्सेस, या फिर आप इसको कह सकते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि वो वाला रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, बच गया, लास्ट पे हमारे पास एक्सेस अमाउंट में आ गया, दैट इज़ कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल को जस्टिफाई करना चाहें कि हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है, तो मैं आपको एक जनरल से एग्जांपल पहले दे देता हूँ। सपोज कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास हमने बनाने हैं सैंडविचेस, सैंडविच बनाना है हमने। इसके लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे सिंपल सा बनाएंगे, तो हमें दो रिएक्टेंट चाहिए होंगे। नंबर वन कह लेते हैं कि हमारे पास हैं जी, हमें स्लाइस चाहिए होंगी, स्लाइसिस, और नंबर टू हमें इसके अंदर कबाब चाहिए होंगे। ये दो चीज़ें हम इस्तेमाल करके सैंडविचेस बना सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि दो स्लाइसिस रखेंगे, उसके दरमियान में हमने एक कबाब रखना है, तो हमारे पास एक सैंडविच तैयार हो जाता है। इट्स मीन कि जब हमने सैंडविच बनाना है तो हमें कम से कम दो स्लाइसेस चाहिए होंगे और एक कबाब चाहिए होगा एक सैंडविच बनाने के लिए। हो गया क्लियर? अब सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास हैं 58 स्लाइसिस और मेरे पास हैं 20 या 30 कह लेते हैं, मेरे पास 30 कबाब्स हैं। अब मेरे पास कितने सैंडविचेस बनेंगे? हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर वन सैंडविच वी नीड 2 स्लाइसिस एंड 1 कबाब। क्लियर? तो हम क्या यूज़ करेंगे जी, अगर हमने 58 स्लाइसिस को और 30 कबाब को यूज़ करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइसिस, तो मीन 58 के लिए हमारे पास आ जाएंगे 29 स्लाइसिस यूटिलाइज हो जाएंगी, और प्लस हमें 29 कबाब यूज़ होंगे, तो हमारे पास कितने सैंडविचेस बनेंगे? 29। ये सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे। 29 हमने बनाए सैंडविचेस जिसके अंदर क्या होंगे? 2 स्लाइसेस यूज़ होती हैं। हर सैंडविच के अंदर 2 स्लाइसिस, मतलब 58 हमारे पास कंज्यूम हो गए, हमारे पास 29 सैंडविचेस प्रिपेयर हो गए। बाकी जो हमारे पास एक होगा 1 कबाब, ये हमारे पास क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा, ये एक्स्ट्रा होगा, ये बच जाएगा, एक्सेस में होगा। तो बेटा इसको आप क्या बोलेंगे? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, बिकॉज ये एक्सेस में है। और हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइसिस थी वो क्या हो गई? कंज्यूम कंप्लीटली। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? द रिएक्टेंट विद दैट इज कंज्यूम कम्प्लीटली, जो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो स्लाइसेस है वो हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कबाब चूँकि एक्स्ट्रा अमाउंट में आगे हमने पढ़ा, द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्लाइसिस। कैसे? ठीक है, देखो हमारे पास एक्स्ट्रा कबाब पड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम सैंडविच नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि बिकॉज हमारे पास स्लाइसिस नहीं है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, या जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हो, उसको अब क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इस तरीके से हमारे पास इसके एग्जांपल आ गई। फिर बेटा इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसको। इसके लिए सपोज करते हैं हमारे पास, मैं आपको एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उसको मैं R1 का नाम दे रहा हूँ। मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है, उसको मैं R2 का नाम दे रहा हूँ। 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन 2 रिएक्टेंट्स को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट नंबर 1, उसका जितना मैस होगा हमने वो देखना है कि उसका मैस कितना है। जो रिएक्टेंट 2 होगा हमारे पास जो भी है उसका हमने मैस फाइंड करना है। बेटा जब 2 रिएक्टेंट्स के हमारे पास
मैसेज आ जाएंगे तो हम उन मैसेज को यूज़ करते हुए इनके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों मिलके हमारे पास कितने प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। यानी हमने फाइंड करना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कि हमारे पास हमने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की मदद से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया। जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए तो आपने यहाँ से नोट करना है कि जो हमारे पास मोल्स के प्रोडक्ट आए, कौन से वाले रिएक्टेंट की वजह से हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रहा है, या कौन से वाला रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका। जो हमारे पास रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको अब क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्टेंट इन एक्सेस अमाउंट। इस तरीके से बेटा आप किसी भी रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट की नेचर, उसके बाद रिएक्टेंट के मैसेज को यूज़ करते हुए रिएक्टेंट के मोल्स, फिर आपने देखना है कि रिएक्टेंट के मोल्स कंबाइन करके प्रोडक्ट के कितने मोल्स बना रहे हैं और कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है या कौन से प्रोडक्ट की वजह से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो बन रहे हैं। फिर जो आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर हमारे पास रिएक्टेंट इन एक्सेस अमाउंट। इसके साथ हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ़ वी हैव 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 10 मोल्स हों एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 7 मोल हों, वो रिएक्ट करें एंड प्रोड्यूस वाटर। हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन के 7 मोल ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो वो कहते हैं विच वन रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, यानी अमंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन से वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और साथ हमारे पास उसने हमें एक क्वेश्चन दे दी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन है जी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी, हमारे पास थी, चलिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं फिर हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मोल्स हैं H2 के और कितने मोल्स वाटर के बन रहे हैं, 2 मोल्स। हम लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करें, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं तो वाटर के भी 2 ही हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। चूँकि इसके नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर मैं कहता हूँ इसके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 1। कैसे, 2 यहाँ पे इधर से जाकर तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो उसने हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने कहा इफ़ 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर यूज, अगर 10 मोल होंगे तो वाटर के कितने मोल हैं। बेटा देखो इसके 2 मोल्स तो इसके भी 2 मोल, इसके 1 मोल तो इसके भी 1 मोल, और अगर इसके 10 मोल हो जाएंगे तो प्रोडक्ट के कितने होंगे, ऑब्वियसली 10 नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कहेंगे 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहला तो हमारे पास आ गया कि वाटर मॉलिक्यूल के अगर हाइड्रोजन के अगर हम 10 मोल यूज़ करेंगे तो वाटर के 10 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास पहला हमने फाइंड किया। अगर हम अब दूसरे नंबर पे फाइंड करना चाहें ऑक्सीजन के, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के 1 मोल एंड प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ O2 कंबाइंस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको अगर हम लिखें 1 मोल ऑफ O2 गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, तो उसने इक्वेशन में हमसे पूछा है कि अगर ऑक्सीजन के 7 मोल्स होंगे तो वाटर के कितने बनेंगे। तो हम जो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इज मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 14 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के हमारे पास कितने मोल्स अगर आप ऑक्सीजन के 7 मोल यूज़ करेंगे तो वी हैव 14 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक क्या ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के 14 थे, हाइड्रोजन के कितने आगे थे, 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें से हमने देखा है किसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बने, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, किसने लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बनाए, 10 मोल्स और 14 मोल्स, तो ऑब्वियसली 10 moles of water molecule. So we can say that hydrogen H2 is a limiting reactant, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो वाला रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए या जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हो, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसने क्वेश्चन यही किया था कि अगर 10 मोल हाइड्रोजन के होंगे, 7 मोल ऑक्सीजन के होंगे, तो कौन से वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमने उसको बता दिया कि हमारे पास, हमने प्रूव करके दिखा कि इसके 10 मोल बन रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट यही होगा हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। होप्स हो कि आपको ये जो टॉपिक था लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम चूँकि ज़्यादा अपने वीडियो को हम लेंथ नहीं करेंगे, बहुत से बच्चों का टाइम शॉर्ट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो लेक्चर है उसको कंसाइज करके एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हों आप तक पहुंच सकें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।